हेलो गाइस, क्या हाल चाल। मैं सीए कपिल गोयल लेकर आया हूं आप लोगों के सामने लेक्चर नंबर 4 सीए फाइनल ऑडिट रिवीजन कंप्लीट कोर्स का। भैया हम यहां पे आपको लाइव रिवीजन करवा रहे हैं, जिसके अंदर अभी हमारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग चल रहे हैं। हालांकि सस्टेनेबिलिटी का चैप्टर हमने पीछे एक बीच में कवर कर लिया है और जल्दी ही आने वाली क्लासेस में आपको मैं कंप्लीट डिजिटल ऑडिट और बाकी सारे चैप्टर भी करवाने वाला हूं। जितने भी स्टूडेंट लाइव ज्वाइन कर चुके हैं, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक बार आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ऑडियो वीडियो क्वालिटी कैसी आ रही है। फटाफट से एक बार कमेंट करके बताइएगा। जितने भी स्टूडेंट लाइव है सभी का स्वागत है बेटा। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और जितने भी बच्चे बाद में गूगल ड्राइव में देख रहे हैं, आपका भी बेटा बहुत बहुत स्वागत है। आप आराम से लेक्चर को एंजॉय कीजिएगा। हाँ जी, आज का हमारा क्या टारगेट है, सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद मैं करता हूं आज की क्लास स्टार्ट। ठीक है, देखिएगा कल हमने एसए 610 और 20 को नहीं कवर किया था, तो आज सबसे पहले हम 610 और 20 को कवर कर लेते हैं। या 610 जो है वो थोड़ा लेंदी है, इसको सबसे आखिरी के लिए पाक कर लेते हैं। आज की क्लास के लिए जितना भी टाइम होगा उसके हिसाब से करवा देंगे। आज हम आपको सबसे पहले करवा देते हैं एसए 620 और इसी के साथ साथ एसए 500 सीरीज को स्टार्ट करते हैं। सर 500 सीरीज के तो आपने काफी स्टैंडर्ड ऑलरेडी करवा दिए, तो एक काम करते हैं, आज हम स्टार्ट करते हैं एसए 500 से लेके 501, 505, 510, 520, 530, 540, 550 से लेके आगे हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आज हम इतना करने में सक्सेसफुल हो गए, 540 को मैं अलग से करवाऊंगा। वाई? बिकॉज ये ए कैटेगरी स्टैंडर्ड है। ए कैटेगरी स्टैंडर्ड को हम थोड़ा डिटेल में करेंगे। अगर आज हमने इतना क्लास में कवर कर लिया तो इसका मतलब यह है कि हमारी 500 सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। एक सेकंड रुकिएगा बेटा। हाँ निपुण, हेलो, चलो जी करते हैं स्टार्ट। स्क्रीन दिखा देंगे। सर स्क्रीन नहीं आ रही, लो जी लो, स्क्रीन लो। ये लो जी, ये क्या है? अच्छा ये वायर है। लो जी, तो आज अगर हम इतना कवर कर लेते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, 540 में सेपरेटली करवाऊंगा बिकॉज ये कैटेगरी स्टैंडर्ड है बेटा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो अलग से थोड़ा डिटेल में कवर करेंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो हमारी बेटा एसए 500 सीरीज, 600 सीरीज, 700 सीरीज डन हो जाएगी। आज की क्लास के बाद खत्म हो जाएगी। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम? इसके बाद हम अगले लेक्चर के अंदर एसए 200 से स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। एसए 200 की सीरीज, 300 की सीरीज और 400 की सीरीज। तो अगले 2 लेक्चर के अंदर मैं आपको थोड़ा अपडेट भी दे रहा हूं। नेक्स्ट 2 लेक्चर में 5 और 6 में एसए 200 से लेके 720 तक कवर हो जाएंगे। फिर उसके बाद लेक्चर नंबर 7 और 8 में एसए 800 सीरीज, एसआरएस एसए ही हो जाएंगे। 8 लेक्चर के अंदर आपके एसए 200 से लेकर सारे स्टैंडर्ड आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ये है मेरी साइड से आपको अपडेट। अगर आप बच्चों को मजा आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और आप साथ साथ एक आपके लिए डेली बेसिस पे एक होमवर्क रहेगा, जो भी मैं क्लास में आपको करवा रहा हूं ना, आपको उसे एक बार रिवाइज करना है और उस कंसेप्ट का क्वेश्चन बैंक आपने साथ साथ कर लेना है।
जितने भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, मैंने कल आपके लिए यूट्यूब पे सीए फाइनल ऑडिट की बुक्स का अनबॉक्सिंग वीडियो डाला है, वो जरूर देखेगा। उसमें आप चार्ट बुक और क्वेश्चन बैंक जरूर देखेगा। हालांकि मेन बुक जो है वो तुम्हारी आईसीआई स्टडी मटेरियल बेस है, तो चाहे तो आप आईसीआई स्टडी मटेरियल से भी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन बैंक बेटा मैं बाद में करवाऊंगा, पहले मैं पूरा कोर्स रिवाइज करवाऊंगा, उसके बाद मैं केस बेस एमसीक्यूज और क्वेश्चन बैंक पे आऊंगा। चलो सर, अब हम करते हैं स्टार्ट। तो कल हमने एसए 600 देख लिया था, 610 आज की क्लास में आखिरी में रखेंगे हम। अभी हम करते हैं एसए नंबर 620। बताओ 620 का नाम क्या था, कोई बताएगा मुझे? सर मैं बताऊंगा। बता बेटा। सर 620 का नाम है यूजिंग द वर्क ऑफ ऑडिटर एक्सपर्ट। सर अगर एक ऑडिटर अपने किसी एक्सपर्ट का काम यूज करता है, किसका? ऑडिटर एक्सपर्ट का काम अगर यूज करता है तो एसए 620 लगता है। अच्छा मेरे बच्चे एक बात बताओ, अगर आप एक ऑडिटर हो और अगर वो आप ऑडिटर के एक्सपर्ट का काम ना यूज कर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट का काम यूज करते हो, तो आप मुझे बताइएगा कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा। ये वीडियो सीए इंटर ऑडिट के लिए भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी सीए फाइनल के लिए रेलेवेंट है। तो सीए इंटर वाले बच्चे भी इसे अपने लिए वरदान समझे। ऐसे 200 से लेके 720 तक, हालांकि 720 आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं नॉलेज के लिए वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उसे कनेक्ट कर सकते हो। तो इंटर वाले स्टूडेंट भी जरूर देखें वीडियोस को। क्या बात है, सही बच्चों ने बिल्कुल सही बोला। सर अगर मैनेजमेंट एक्सपर्ट है तो उस केस में हमें एसए 500 अप्लाई करना पड़ता है। बिल्कुल सही, एसए नंबर 500 आप लोगों को अप्लाई करना पड़ता है अगर वो मैनेजमेंट का एक्सपर्ट है। आप एक बात बताइएगा, क्या मैनेजमेंट एक्सपर्ट के केस में या ऑडिटर एक्सपर्ट के केस में अगर ऑडिटर काम यूज कर रहा है तो क्या ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हो जाएगी क्या? नहीं सर, जो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो दोनों ही केस में क्या रहेगी? सेम रहेगी। फिर सर फर्क क्या है? दोनों में फर्क क्या है बेटा? अगर ऑडिटर किसी को हायर कर रहा है ना, तो यहां पे ऑडिटर की कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी एक ऑडिटर को ध्यान रखना है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले एसए 620 के कंटेंट को देखते हैं, फिर सेम एक्सपर्ट वाला पार्ट एसए 500 से भी देख लेंगे, ताकि आप दोनों चीजों को इंटरलिंक करके भी पढ़ाई कर सकते हो, दोनों कंसेप्ट को एक साथ भी पढ़ाई कर सकते हो। सर करवा दो। देखो जी, सबसे पहली बात तो आप मुझे ये बताइए, मैं सीधा मुद्दे पे आता हूं, एक ऑडिटर को एक्सपर्ट की जरूरत क्यों पड़ेगी? आप मुझे बताइएगा, एक ऑडिटर को एक्सपर्ट की जरूरत क्यों पड़ेगी? सर इसलिए पड़ेगी क्योंकि कल ही हमने देखा था, परसों देखा था शायद, एसए 701 के अंदर आपने देखा था कि जो रिलायंस इंडस्ट्रीज थी उसके अंदर एक की ऑडिट मैटर था कि उनको फेयर वैल्यू करनी थी अपने ऑयल एंड गैस रिजर्व की। तो वहां पे उन्होंने मैनेजमेंट के एक्सपर्ट की हेल्प ली थी। ऐसा भी हो सकता है कि वो मैनेजमेंट के एक्सपर्ट की हेल्प ले, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि हमें एक थर्ड पार्टी कंसल्टेंसी भी लेनी चाहिए, तो वो एक्सटर्नल हेल्प भी ले सकते हैं। देखिएगा, तो सबसे पहले क्यों हेल्प ली जा सकती है? बिकॉज द वैल्यूएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ज्वेलरी, वर्क्स ऑफ आर्ट, एंटीक्स, इंटेंजिबल एसेट्स। बेसिकली मुद्दे की बात यह है सर, हम वैल्यूएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आइटम्स के लिए हम किसी एक्सपर्ट की मदद ले सकते हैं। दूसरा, आप लोगों को पता है एक्चुरियल वैल्यूएशन के लिए जो मैनेजमेंट है वो एक्चुरी की हेल्प लेती है। सेम वे में ऑडिटर उसको वेरीफाई करवाने के लिए एक एक्चुरी की क्या कर सकता है? हेल्प ले सकता है। तीसरे नंबर पे ये लो जी, रिलायंस का की ऑडिट मैटर का जो रियल एग्जांपल है वो यहां पे आपकी बुक में भी दिया हुआ है। एस्टिमेशन ऑफ ऑयल एंड गैस रिजर्व, वैल्यूएशन ऑफ एनवायरमेंटल लायबिलिटी। अरे मां, अरे बाबूजी, एनवायरमेंटल लायबिलिटी बताओ कहां पढ़कर आए हो? अभी अभी रिसेंटली मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, बताओ कहां पढ़कर आए हो? उसके वैल्यूएशन के लिए सर कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो बहुत ही टेक्निकल लैंग्वेज में लिखे होते हैं, तो उसके इंटरप्रिटेशन के लिए भी मैं हेल्प ले सकता हूं, और टैक्स कंप्लायंसेस इश्यूज के लिए भी मैं टैक्स एक्सपर्ट्स की हेल्प ले सकता हूं। तो अब आप मुझे बताइएगा, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 कि ऑडिटर कहां कहां पे हेल्प ले सकता है। ऑडिटर एक्सपर्ट की वैल्यूएशन में लिया जा सकता है, एक्चुरियल वैल्यूएशन में लिया जा सकता है, ऑयल एंड गैस, एनवायरमेंटल लायबिलिटी, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टैक्स कंप्लायंसेस इश्यूज। सर ये इंपॉर्टेंट है क्या? भाई मैं इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगा, मेरे हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स अश्विन ने, दीपाली ने, सब बच्चों ने बता दिया। तो उस लायबिलिटी के लिए भी हम एक्सपर्ट की मदद ले सकते हैं, एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हैं। आई होप आपको यहां तक क्लियर है। आगे चलते हैं। उसके बाद कहता है
कि अगर अब आप ना पूरा प्रैक्टिकल समझो, ये तो एक थ्योरी क्वेश्चन था, अब आप पूरा प्रैक्टिकल समझो। एक ऑडिटर मान लीजिए अगर किसी ऑडिटर एक्सपर्ट को हायर करता है, तो आप लोग मुझे बताइएगा हायर करने से पहले, उसे अपॉइंट करने से पहले क्या क्या चीजें देखेगा। सर वो उसके कॉम्पिटेंस को देखेगा, कैपेबिलिटीज को देखेगा, इंडिपेंडेंस को देखेगा, एरिया ऑफ वर्क को देखेगा, उस एरिया में कितना रिस्क है वो देखेगा। ये सारी बातें वो किसी भी एक्सपर्ट को हायर करने से पहले देखेगा। अच्छा एक बात बताइएगा, मैं ऐसे 500 के पॉइंट भी साथ साथ करवा रहा हूं। अगर मैनेजमेंट ने किसी एक्सपर्ट को हायर किया, लेट्स से फॉर एक्चुरियल वैल्यूएशन, और उसकी रिपोर्ट ऑडिटर को दे दी, क्या ऑडिटर उस रिपोर्ट पर रिलाय कर लेगा? नहीं सर। सेम पॉइंट, मैनेजमेंट ने जब किसी एक्सपर्ट को हायर किया है तो उस केस में भी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटीज, इंडिपेंडेंस, ये सारी बातें मैनेजमेंट एक्सपर्ट के केस में भी ऑडिटर वेरीफाई करे। इस एरिया में आपको एक्सपर्ट की जरूरत है सर, बिल्कुल देखना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग द फील्ड ऑफ द एक्सपर्टीज ऑडिटर एक्सपर्ट रिक्वायर्ड। अब एक बात बताइएगा, जब एक ऑडिटर ये एसेस करेगा कि मुझे एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट है या नहीं, तो आप मुझे बताओ क्या एग्जीक्यूशन स्टेज पे जाके देखेगा, या जब वो ऑडिट की स्ट्रेटेजी और प्लानिंग बनाता है उसी टाइम पे रिसोर्स को प्लान करेगा? सर प्लानिंग स्टेज पे ही देखेगा। वीडियो स्टॉप, जस्ट ए मिनट। बेटा आई थिंक कोई इंटरनेट इशू रहा होगा, मेरे सामने तो बिल्कुल सही चल रही है वीडियो, बताइएगा। तो बेसिकली मैं आपको ये बता रहा था अभी कि जो ऑडिटर है एक्सपर्ट को हायर करने की रिक्वायरमेंट है या नहीं, वो प्लानिंग स्टेज पे ही देखेगा। ठीक है जी। क्या हमें, अब ये एक एडिशनल पॉइंट है, देखो ये अब क्या है, एडिशनल पॉइंट ये एडिशनल पॉइंट्स हैं जो कि मैनेजमेंट एक्सपर्ट के केस में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अगर एक ऑडिटर किसी एक्सपर्ट को हायर कर रहा है, क्या हमें एक्सपर्ट के साथ एग्रीमेंट करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। क्या उसका स्कोप डिसाइड करना पड़ेगा? नेचर ऑफ वर्क, बिल्कुल। तो ऑडिटर शैल एग्री विद ऑडिटर एक्सपर्ट इन राइटिंग द फॉलोइंग मैटर्स। क्या क्या जी? नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ दैट एक्सपर्ट वर्क, द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर एंड दैट ऑफ एक्सपर्ट, टाइमिंग एक्सेट्रा ऑफ कम्युनिकेशन, कब तक आप रिपोर्ट देंगे, और नीड फॉर ऑडिटर एक्सपर्ट टू ऑब्जर्व कॉन्फिडेंशियलिटी। आपको सामने वाले को यह भी बताना पड़ेगा कि क्लाइंट का डेटा कहीं पे भी ना दिखाए। ये चार बातें जनरल बातें थी, ये भी आपके एग्जाम के लिए मेरे हिसाब से खास ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये है आपको जो मेन मेरे हिसाब से रीड करना है, ये मुद्दे की बात आती है। अब आप मुझे बताइएगा, एक्सपर्ट को आपने हायर कर लिया, हायर करने से पहले देखो स्टेप नंबर 1 पे आपने क्या किया, स्टेप नंबर 1 पे आपने नीड देखी। ठीक है, ठीक है सर। स्टेप नंबर नीड के साथ ज्वाइनिंग के साथ आपने स्टेप नंबर 2 पे कॉम्पिटेंस देखा, उसका कॉम्पिटेंट लगा तो आपने उसके साथ क्या बना लिया, एक एग्रीमेंट बना लिया। अब एक्सपर्ट ने आपको अपना काम करके दिया, जिस भी एरिया में आपको रिक्वायरमेंट थी। आप मुझे बताइएगा, क्या हम एक्सपर्ट के काम पे, क्या हम एक्सपर्ट की रिपोर्ट पे एज इट इज रिलाय कर लें, या आपके हिसाब से ऑडिटर को फर्दर ऑडिट प्रोसीजर या अदर ऑडिट प्रोसीजर, या सिंपल बोलूं तो ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ेगा? सर ऑडिटर को ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करने पड़ेंगे। जो एक्सपर्ट ने आपको रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट के अंदर बहुत सारी जजमेंट, एस्टिमेट्स, बेस डेटा को एक्सपर्ट ने यूज किया होगा। ऑडिटर को उन सभी डेटा को इवैल्यूएट करना पड़ेगा। यार व्हाई वी आर इवैल्यूएटिंग द डेटा? क्योंकि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ओपिनियन देने की, वो एक ऑडिटर की है। एक्सपर्ट को यूज करने से किसी भी एरिया में ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं हो जाती है। एक्सपर्ट के काम को, जो आउटपुट है, उसको आपको डिस्कस करना पड़ेगा एक्सपर्ट के साथ ही। उसको सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा, उससे वो अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी, और उस रेलेवेंट जो भी उसका कंक्लूजन रहा है, उस कंक्लूजन को देन हम अप्लाई करेंगे हमारे ऑडिट के अंदर, जिस भी एरिया में हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि एक्सपर्ट को आपने हायर किया, एक्सपर्ट ने आपको रिपोर्ट बना के दी और आपने उसको अप्लाई कर दिया। नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि एक्सपर्ट ने जो काम आपको करके दिया है और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके साथ डेविएट करे, उसके साथ एग्री ना करे, तो उस चीज को भी आपको फर्दर इवैल्यूएट करना पड़ेगा। हो सकता है कि उसके लिए मुझे किसी दूसरे एक्सपर्ट या दूसरे दोबारा से मुझे कंसल्टेंसी लेना पड़े, ये भी चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक और बात बताइएगा, अगर 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 किसी सिचुएशन में एक्सपर्ट ने जो आपको रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट के हिसाब से क्लाइंट ने जो डिस्क्लोज किया हुआ है या क्लाइंट ने जो भी रिपोर्ट किया हुआ है, दैट डिफर्स सिग्निफिकेंटली, मतलब मटेरियलिटी जो आपके हिसाब से टू बी रिपोर्टेड है और रिपोर्टेड है, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है,
तो ऐसे केस में आप मुझे बताइएगा आप कौन सा ओपिनियन देंगे। डेफिनेटली इट्स ए मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो उस केस में आप कहेंगे सर हम ओपिनियन को मॉडिफाई कर देंगे, क्वालिफाई या एडवर्स, इट डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांस। ठीक है, आपने ओपिनियन को मॉडिफाई किया तो आप उसमें क्या लिखेंगे, बेसिस ऑफ ओपिनियन में आप रीजन लिखेंगे। तो आप मुझे बताइएगा क्या उस बेसिस ऑफ ओपिनियन के अंदर मैं उस एक्सपर्ट के नाम को इस्तेमाल करूं या ना करूं, क्या उस एक्सपर्ट को मैं मेंशन करूं या ना करूं, जल्दी से बताइएगा। क्या बेसिस ऑफ ओपिनियन में हम उस एक्सपर्ट को इंक्लूड करें या ना करें? अगर आप डायरेक्टली बोल रहे हो यस तो आपका आंसर गलत है, अगर आप नो बोल रहे हो तो आपका आंसर ठीक है। हम सिर्फ तभी इंक्लूड करेंगे एक्सपर्ट का नाम सिर्फ एक ही सिचुएशन में जब हमें लगता है कि यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को उस रिपोर्ट को समझने के लिए, उस मॉडिफिकेशन को समझने के लिए उस एक्सपर्ट का रेफरेंस बहुत जरूरी है। अदरवाइज हम कभी भी एक्सपर्ट के काम को हमारी रिपोर्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। व्हाई वी विल क्रिएट कंफ्यूजन इन द यूजर्स माइंड, जबकि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, हमारी ही है। तो देखिएगा ये बस एक पोर्शन ऊपर वाला सारा आप मेरे हिसाब से रीडिंग के अंदर रख सकते हैं। दिस इज द मेन हार्ट ऑफ दिस स्टैंडर्ड, ये आपको थोड़ा अच्छे से करके जाना है। बाकी मेरे हिसाब से कुछ भी ऐसा खास नहीं था जो आपको रीड करने या जो आपको याद करने की जरूरत है। तो ये पढ़ते हैं, ठीक है। The auditor shall evaluate the adequacy of auditor expert work. आपको उसके काम की adequacy चेक करनी ही पड़ेगी for the auditor purpose including क्या क्या देखेंगे, relevance and reasonableness of that expert finding or conclusion, जो conclusion उसने निकाला है, जो फाइंडिंग उसने निकाली वो कितनी रीजनेबल है, कितनी रेलेवेंट है, एंड देयर कंसिस्टेंसी विद द अदर ऑडिटर एविडेंसेस, जो आपने बाकी एविडेंसेस लिए क्या उसके साथ कंसिस्टेंट है या नहीं है। इफ द एक्सपर्ट वर्क इन्वॉल्व यूज ऑफ सिग्निफिकेंट अजम्पशंस एंड मेथड्स, बेटा ये सारे पॉइंट ऐसे 500 में भी लगेंगे तो वहां पे मैं दोबारा रीड नहीं करूंगा, प्लीज आप ध्यान से सुनिएगा। इफ दैट एक्सपर्ट वर्क इन्वॉल्व यूज ऑफ सिग्निफिकेंट अजम्पशन एंड मेथड, द रेलेवेंस सर आपको क्या हो रहा है आज, the relevance and reasonableness of those assumption and methods in the circumstance। तो बेसिकली आपने relevance and reasonableness उसकी फाइंडिंग और उसके कंक्लूजन का भी देखना है, आपने relevance and reasonableness जो उसने assumptions and methods यूज किए हैं उसका भी देखना है। उसके बाद क्या कहता है, if the expert work involve the use of source data, तो आपको सोर्स डेटा को भी इवैल्यूएट करना है, उसकी कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी। अगर दूसरी भाषा में बोलूं तो आपने सोर्स डेटा का ना आईपीई टेस्टिंग करना है। अब सभी स्टूडेंट मुझे बताएंगे आईपीई की फुल फॉर्म क्या होती है, बताइएगा। सभी स्टूडेंट मुझे बताएंगे आईपीई की फुल फॉर्म क्या होती है। आईपी के अंदर हम क्या करते हैं, कंप्लीटनेस, रेलेवेंस, एक्यूरेसी को चेक करते हैं। RCA बोल सकते हैं आप इसे। मैं देखना चाहूंगा आईपी टेस्टिंग की फुल फॉर्म कितने स्टूडेंट को पता है। बिग 4 में तो बड़ी आम है, आप कोई भी क्लाइंट का डेटा उसको लगाने से पहले हम उसे चेक करते हैं। बिल्कुल सही बेटा, अनिकेत, शुभम, दीपाली, सभी बच्चों ने बिल्कुल सही बताई है। इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय द एंटिटी, जितनी भी इंफॉर्मेशन एंटिटी प्रोड्यूस करती है उसको इस्तेमाल करने से पहले, यूज करने से पहले, उसमें से सैंपलिंग करने से पहले हमें आईपी टेस्टिंग मैंडेटरली करनी पड़ती है। तो यहां पे 3 पॉइंट आते हैं कि जब आप उस ऑडिटर की रिपोर्ट को यूज करते हो, लेते हो, तो आपको रेलेवेंस और रीजनेबलनेस देखना है उसके कंक्लूजन का या उसकी फाइंडिंग का। रेलेवेंस, रीजनेबल देखना है उसकी अजम्पशंस का और उसके मेथड का, और सोर्स डेटा का आईपी, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, रेलेवेंस, रिलायबिलिटी भी आपको इंश्योर करना है। 3 पॉइंट हो गए। ये तो कहता है ये काम आपको करना है, ये 3 काम आपको करने हैं। अगले पॉइंट के अंदर कहता है कि आप कैसे करोगे, स्पेसिफिक प्रोसीजर। अगले पॉइंट में क्या कहता है, स्पेसिफिक प्रोसीजर टू इवैल्यूएट द एडिक्वेसी ऑफ ऑडिटर एक्सपर्ट वर्क। आप कैसे करोगे, तो क्या कहता है देखिए, कैसे कैसे हम उस काम की जानकारी ले सकते हैं, कैसे कैसे हम उसे जान सकते हैं। तो सबसे पहले कहता है आप इंक्वायरी कर लो ऑडिटर के एक्सपर्ट से, उसके वर्क पेपर को रिव्यू कर लो। ठीक है सर, वो वर्क पेपर तो एक्सपर्ट के नहीं होंगे बेटा, मैंने हायर किया है, मैं उससे डिटेल मांग सकता हूं, सारे एनेक्सर और सारी वर्किंग ले सकता हूं। हम कोरोबोरेटिव प्रोसीजर लगा सकते हैं, मतलब सपोर्टिंग प्रोसीजर लगा सकते हैं, अदर प्रोसीजर लगा सकते हैं एक्सपर्ट के वर्क के ऊपर। हम पब्लिश डेटा, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट को देख सकते हैं, हम कंफर्म कर सकते हैं रेलेवेंट मैटर विद अलग से किसी थर्ड पार्टी के साथ, हम परफॉर्म कर सकते हैं डिटेल एनालिटिकल प्रोसीजर टू सी वेदर प्रिंसिपल ऑफ मटेरियलिटी एस्पेक्ट कंसीडर, या फिर हम जो भी एक्सपर्ट ने कैलकुलेशंस किए हैं हम उन सबको क्या कर सकते हैं, रीपरफॉर्म कर सकते हैं। तो कोरोबोरेटिव प्रोसीजर के अंदर मल्टीपल यहां पे क्या दिए गए हैं, आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं कि आपको अगर इस एक्सपर्ट पे
कंफर्ट नहीं आ रहा, आप डिस्कशन कर लो अनदर एक्सपर्ट के साथ, डिस्कस कर लो एक्सपर्ट रिपोर्ट विद मैनेजमेंट के साथ। तो देखो डिस्कशन के कितने पॉइंट हैं। पहला पॉइंट इंक्वायरी विद एक्सपर्ट, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट डिस्कशन विद अनदर एक्सपर्ट। तीसरा पॉइंट डिस्कशन विद मैनेजमेंट। और उसके बाद आप बोल सकते हैं कि हम उसके वर्क पेपर को रिव्यू कर सकते हैं और कोरोबोरेटिव प्रोसीजर लगा सकते हैं। If the auditor determine that the work of auditor expert is not adequate for the auditor purpose, the auditor shall agree with that expert on the nature and extent of further work to be performed by the expert if required। अगर आपको लगता है किसी भी तरह का फर्दर काम करने की जरूरत है तो भी आप एक्सपर्ट से डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पे कहता है परफॉर्म फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स एप्रोप्रिएट टू दी सर्कमस्टांस, कि आप क्या क्या अलग से और ऑडिट प्रोसीजर लगा सकते हो ऐसी सिचुएशन में। तो सभी स्टूडेंट इवैल्यूएटिंग एडिक्वेसी वर्क ऑफ ऑडिटर एक्सपर्ट इस पार्ट को इंपॉर्टेंट कर लेंगे और साथ ही साथ एक कमेंट भी लिखेंगे यहां पे। क्या वो लिखना है यहां पे, कवर एसए 500 एक्सपर्ट पोर्शन। आपको ना दो अलग अलग बार करने की जरूरत नहीं है। ऐसे 500 में भी एक्सपर्ट के पॉइंट दिए हुए हैं, लेकिन वो कौन सा एक्सपर्ट है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट है। लेकिन सर पॉइंट तो सेम ही रहेंगे ना, हमें वहां पे भी उसका काम चेक करना पड़ेगा, वहां पे भी रिकैलकुलेशन कर सकते हैं, वहां पे भी डिस्कशन कर सकते हैं, वहां पे भी अदर एक्सपर्ट से डिस्कशन कर सकते हैं, वहां पे भी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, इंडिपेंडेंस, ऑब्जेक्टिविटी, ये सारी चीजों को चेक करेंगे। उसके बाद बाकी नॉर्मल है कि कभी भी हम उसको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में रेफर नहीं करते हैं। इन केस ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन अगर आपको लगे कि मैंडेटरी है इंटरप्रिटेशन के लिए तभी करना, अदरवाइज नहीं। ये था आपका एसे नंबर 620। प्लीज बताइएगा समझ आया या नहीं। अभी खत्म नहीं कर रहा हूं। क्यों खत्म नहीं कर रहे, क्योंकि साथ ही साथ हम एसे 500 को निपटाएंगे यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। इंटरलिंकिंग साथ साथ रहेगी। बताओ जी, जल्दी बताइएगा समझ आया क्या। और ऐसे है ना क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए 620 का क्वेश्चन 500 में पूछता है। सिक्स 620 को आप बी कैटेगरी में डाल सकते हैं। लो देख लो ना, ये कैटेगरी मैंने पूरी यहां लिखी थी आपके लिए। लो जी, 620 कौन सी कैटेगरी का स्टैंडर्ड है, सी कैटेगरी में डाला हुआ है मैंने। सर सी कैटेगरी में क्यों डाला है यार, इसमें कुछ है ही नहीं। हद आसान और जनरल स्टैंडर्ड है, ठीक है, हद आसान और जनरल स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो आप इसकी फोटो ले लो यार। न्यू स्टैंडर्ड को मैं सिर्फ एक या दो अटेम्प्ट के लिए एक कैटेगरी में डाल रहा हूं। हालांकि इसमें भी दो स्टैंडर्ड है जहां से क्वेश्चन आते हैं, उसके अलावा कहीं से नहीं आते हैं सर, ये तो अभी नए आए हैं। ये तुम्हारा वहम है बेटा, ये भ्रम है। 2 साल पहले सबको हटाया था, उससे पहले तो पिछले 10 साल से थे ही ना ये। आप YouTube पे सर्च करो एसए 800 बाय सीए कपिल गोयल, आपको मेरी 5 साल पुरानी वीडियो निकल के आ जाएगी। एसए 805 बाय सीए कपिल गोयल, मेरी 5 साल पुरानी वीडियो देख लो आप। एसए 810, 5 साल पुरानी मेरी सारी वीडियोस हैं सभी स्टैंडर्ड पे, जिनको आप नए स्टैंडर्ड बोल रहे हो। कोई भी नया स्टैंडर्ड नहीं है। आईसीआई पहले थे हमारे सिलेबस में, फिर थोड़े दिन के लिए हटा दिए, फिर वापस ले आए। आईसीआई खेल रहा है। तो अगर किसी बच्चे को पुरानी रिवीजन वीडियो देखनी है ना, 5-6 साल पुरानी, तो सारी मेरी अवेलेबल है और आज तक कोई अमेंडमेंट नहीं आया, कुछ नहीं आया। तो ऑलरेडी यूट्यूब पे मेरी पुरानी वीडियोस अवेलेबल है इनकी, और वो भी विद क्वेश्चन बैंक। विद क्वेश्चन बैंक मतलब इन पे क्वेश्चन भी है। अरे ढेर सारे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस के साथ मेरी वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे है। हालांकि मैं दोबारा आप लोगों को लाइक करवाऊंगा। सर 5 साल पहले वाले में तो आप पहचान में नहीं आ रहे। लो जी, तब दाढ़ी नहीं थी ना। लो जी, मतलब मैं रखता नहीं था। 5 कितने साल हो गए, 2017 की वीडियोस होंगी वो। 2017, 18, 19, 20 और अभी 4 चल रहे हैं। 6 साल पुरानी हो गई, 6 साढ़े 6 साल पुरानी। हाँ, 6.5 साल पुरानी वीडियो में तो कहां समझ आऊंगा आप लोगों को। लो जी, अब हम करते हैं एसए 500 बात करता है ऑडिट एविडेंसेस की। लेकिन इसमें ये स्टैंडर्ड जो है ये इंटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटर के लिए तो ये है सुपर इंपॉर्टेंट,
लेकिन सीए फाइनल वालों के लिए अगर मैं बताऊं तो इस पूरे स्टैंडर्ड में बस एक ही चीज है जो आप लोगों को देखनी होती है, और वो है ये। देख लो भैया, पेपर में कितनी बार ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, आंखें खोलकर देखो जरा, छोटे बच्चे हो क्या? देखो जी, कितनी बार दिख रहा है, आप खुद देख लीजिए ये क्वेश्चन। और ये सही बताऊं, ये सिर्फ और सिर्फ भ्रम है, ये कुछ नहीं है, ये ऐसे 620 वाले सारे पॉइंट है, एक्सपर्ट वाले पॉइंट। तो आप सभी स्टूडेंट, अगर मेरी बुक है आपके पास, तो आपने क्या करना है, यहां पे आप एक लाइन लगा लीजिए। आपको पता होना चाहिए ना किस चीज पे फोकस करना है। ऊपर वाला पूरा पोर्शन रीड करोगे तो भी चलेगा, या मेरे हैंड रिटन चार्ट से कर लेना तो भी चलेगा, लेकिन यहां से लेकर यहां तक ये पूरा पेज, ये आपका एक्सपर्ट का काम है, मैनेजमेंट एक्सपर्ट। मैनेजमेंट एक्सपर्ट, ठीक है? हाँ जी सर, ठीक है। तो अपन करते हैं इसे। लो जी, अब सेम पॉइंट रहेंगे। सर हम ऐसा कर लें क्या, हम एक समरी बना लेते हैं हमारी नोटबुक में, जहां हम ऐसे 600 के पॉइंट लिख लेते हैं, टेबुलर फॉर्म में बना लो आप, ऐसे टीप शेप में एक टेबल बना लीजिए आप। आपका 2 स्टैंडर्ड का डिवीजन फिर हमेशा एक साथ हो जाएगा। एस से 620 उसके पॉइंट, और एस से 500 उसके पॉइंट, एक्सपर्ट वाले। तो आपको क्या है ना, एक ही रीडिंग में आपके दोनों स्टैंडर्ड कवर हो जाएंगे, सेम पॉइंट है। लो जी, और ये पॉइंट जो यहां पे एडिशनल पॉइंट है, ये ऐसे 620 में भी लग जाएंगे। लो जी लो, यार ये गलत है भाई, ये जो तुम कर रहे हो ना अभी लाइव चैट में, ये गलत चल रहा है, ठीक है? और पूनम भी सही है, आके ऐसे हाथ दिखा रही है, देखो मैं आ गई। लो जी, भाई MI MJ यहाँ पे ना दुखती रख पे हाथ रख रहे हो, मत रखो यार। कुछ लोग सोचेंगे कि कपिल सर की वेबसाइट का नाम कपिल सर ने 2020 में सीए इंडिया रखा था, और अब आईसीआई ने लोगो सीए इंडिया बना दिया। तो ये हमारे साथ गलत हो गया है थोड़ा सा, सही बताऊं तो ये खुशी की बात नहीं है, ये दुख की बात है। क्योंकि अब मुझे सही बताऊं जल्दी ही अपनी वेबसाइट को चेंज करना पड़ेगा, और उसके प्रोसेस में हम ऑलरेडी लगे हुए हैं। तो ये तो हमारे साथ गलत हो गया, थोड़ा सा जाती हो गई हमारे साथ। बच्चे खुश हो रहे थे, इस कपिल सर देखो आईसीआई ने सीए इंडिया की वेबसाइट से ही नाम अपना लोगो बना दिया। बेटा ये गलत हो गया है बेटा, अब मुझे जल्दी ही वेबसाइट पूरी चेंज करनी पड़ेगी, पूरी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्लिक्ट है, और मैं नहीं चाहूंगा कि किसी भी तरह के कन्फ्लिक्ट की वजह से हमें दिक्कत आए, बच्चों को दिक्कत आए। तो जल्दी ही आने वाले कुछ समय में सीए इंडिया का नाम बदलकर कुछ और कर दिया जाएगा, और आप सब बच्चों को इन्फॉर्म भी कर दिया जाएगा, ठीक है? तो ये देखा जाए तो हमारी 4 साल की मेहनत पानी नहीं फिरा, बच्चों को अपडेट कर देंगे सभी बच्चों को, ठीक है? लो जी, अब इसको देखते हैं। तो आपकी क्वेरी सही है जिस बच्चे ने पूछी है। When information, अब मुद्दे की बात करते हैं, SA 500 using the work of management expert. When information to be used as an audit evidence has been prepared using the work of management expert, देख लो जरा पॉइंट सेम है क्या, देख लो पॉइंट सेम है क्या। Evaluate the competence, capability, objectivity, obtain an understanding of the work, evaluate the appropriateness of that expert work। तो तीनों पॉइंट आपके सेम है। उसके बाद क्या कहता है, when using information produced by the entity, वहां पे भी था, वहां पे किस नाम से था, सोर्स डेटा, हालांकि दोबारा आएगा ये वर्ड, वहां पे क्या था, सोर्स डेटा। The auditor shall evaluate whether the information is sufficiently reliable for the auditor purpose। आप reliable के साथ completeness वर्ड भी लगा सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद देखिए, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी, अब यहां पे ना एडिशनल कंटेंट है। वहां पे हमने सिर्फ आपको यह बताया था कि आप उसके काम को कैसे इवैल्यूएट कर सकते हो, तो 5 एग्जांपल थे। यहां पे मजे की बात क्या है कि आप उसके कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिव को कैसे चेक करोगे। बेटा एडिशनल कंटेंट यहां पे आपको पता चलना चाहिए, ये क्या है, एडिशनल कंटेंट, कि आप उसके कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी को कैसे देखोगे। सर हम उसकी क्वालिफिकेशन देख लेंगे, हम उसके लास्ट ईयर का काम देख लेंगे। तो इस तरह से आईसीआई ने कुछ एग्जांपल दिए हैं। सर हम उसका पर्सनल एक्सपीरियंस देख लेंगे, प्रीवियस वर्क, डिस्कशन करेंगे उस मैनेजमेंट एक्सपर्ट के साथ, डिस्कशन करेंगे अदर्स के साथ हु आर फेमिलियर विद दैट ऑफ एक्सपर्ट, होता है ना, जान पहचान में किसी से पूछ लिया, उसकी क्वालिफिकेशन देखेंगे, मेंबरशिप देखेंगे,
हम पब्लिश पेपर और बुक्स देख लेंगे अगर उस एक्सपर्ट ने कोई बुक्स वगैरह निकाल रखे तो। और एन ऑडिटर एक्सपर्ट इफ एनी हु असिस्ट ऑडिटर इन ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस विद रिस्पेक्ट टू द इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय द मैनेजमेंट एक्सपर्ट, उनसे भी हम बातचीत कर सकते हैं। तो ये एक एडिशनल क्वेश्चन है, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी को कैसे देखोगे? तो मैं आपको ये बोल सकता हूं, ये सेम आप ऐसे 620 में भी लेके जा सकते हो, वहां पे भी तो पूछ सकता है ऑडिटर एक्सपर्ट अपने ऑडिटर एक्सपर्ट हायर करने से पहले कैसे उसकी कॉम्पिटेंस ऑब्जेक्टिविटी देखेगा। आगे चलते हैं बेटा। The auditor may also consider the following while evaluating the appropriateness of management expert work. अब अगले क्वेश्चन में क्या बात कर रहा है, काम को कैसे देखेगा? तो ये तो हमारा ऑलरेडी आ गया कहां पे, सेम एज एसए 620। काम तो वहां भी देखा था हमने। आपको क्या क्या देखना है, द रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ दैट एक्सपर्ट फाइंडिंग एंड कंक्लूजन, आपको ये भी चेक करना पड़ेगा। इफ दैट एक्सपर्ट वर्क इन्वॉल्व यूज ऑफ सिग्निफिकेंट अजम्पशन एंड मेथड, तो आपको रीजनेबल एंड रेलेवेंस भी देखना पड़ेगा। और अगर आपका सोर्स डेटा है तो आपको वो भी देखना पड़ेगा। तो ये तीनों पॉइंट क्या है, सेम, 100% सेम एज एसए 620। स्टार्टिंग के 3 पॉइंट भी बिल्कुल सेम थे, सेम एज 620। 620 में ये नहीं था कि आप उसकी कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी कैसे देखोगे, तो आपका सेम नहीं लिखना चाहिए, आपका ये ऐसे 620 में भी कॉपी पेस्ट कर लेना, ये दोनों जगह लग सकता है। ठीक है, ठीक है सर। एक अगला क्वेश्चन हो रहा है जो एक एडिशनल क्वेश्चन है, जो कि एक नया क्वेश्चन है यहाँ पे, वो ये है सर हम ये 620 में भी लेके जा सकते हैं ना, दोनों जगह अप्लाई होता है। क्वेश्चन क्या है कि कौन कौन से मैटर्स है जो अफेक्ट करेंगे एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। एनटीई मतलब नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर कितना रखें, कौन कौन से मैटर अफेक्ट करेंगे इन केस ऑफ इंफॉर्मेशन बीइंग प्रोड्यूस यूजिंग ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। आपने कोई डेटा लिया है मैनेजमेंट एक्सपर्ट को यूज करते हुए, उस पे हम कितना एनटीई लगाएं, उसके मैटर क्या रहेंगे। तो ये तो जनरल है सर, रिस्क देखेंगे, एरिया देखेंगे। देखो तो ये एग्जांपल है सर, इतने सारे एग्जांपल करने हैं, आप 4 से 5 कर लेना, एनी 4 to 5। लो जी, तो ऐसे 500 में आप देख रहे हो कंटेंट ज्यादा है, 620 में कंटेंट कम है, लेकिन दोनों ही कंटेंट एक दूसरे के लिए समझ लो आप ओवरलैप कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, एनटीई किस पे डिसाइड होगा, नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैटर, कितना कॉम्प्लेक्स मैटर है, बिल्कुल सही बात है। रोमम कितना है, रिस्क ऑफ मटेरियल, मिसस्टेटमेंट, क्या अवेलेबल है अल्टरनेट सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस, अगर हाँ तो हम वहां से भी ऑब्टेन करेंगे। और कंसिस्टेंसी देखेंगे, हम देखेंगे नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, ये तो ऊपर से ही आ गया, उसकी ऑब्जेक्टिविटी। वेदर द मैनेजमेंट एक्सपर्ट इज एम्प्लॉयड बाय द एंटिटी और इज ए पार्टी एंगेज बाय टू प्रोवाइड रेलेवेंट सर्विसेज। देखो एम्प्लॉयड है या थर्ड पार्टी है। द एक्सटेंट टू विच मैनेजमेंट कैन एक्सरसाइज कंट्रोल और इन्फ्लुएंस, उसका इंडिपेंडेंस। वेदर मैनेजमेंट एक्सपर्ट इज ए सब्जेक्ट टू टेक्निकल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, और उसकी क्वालिफिकेशन भी डाल सकते हो। द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एनी कंट्रोल विद इन द एंटिटी ओवर द मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्क, एंटिटी के क्या कंट्रोल है, तो और उसकी नॉलेज, ऑडिटर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। तो बेसिकली कुछ जनरल पॉइंट है, एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर ओवर द मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्क, उसके मैटर्स। तो ये मैटर आप कुछ तो ऊपर से भी निकाल सकते हो, कुछ अपनी नॉलेज के बेस पे भी फ्रेम कर सकते हो। ये था आपका मेन कंटेंट एसए 500 का, यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। उसके बाद इस स्टैंडर्ड के अंदर फाइनल के लिए मेरे हिसाब से कुछ भी रेलेवेंट नहीं है। आप एक बार प्लेन रीडिंग भी करेंगे तो भी चलेगा, या मेरे हैंड रिटन चार्ट से भी अगर आप कर लेंगे तो भी चलेगा। बताइएगा समझ आया क्या, बताइएगा समझ आया क्या। मुझे नहीं लगता इस स्टैंडर्ड के अंदर सीए फाइनल के लिए कुछ भी और रेलेवेंट है। अब हम कर रहे हैं एसए नंबर 501, जो कि बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है, चाहे इंटर का स्टूडेंट हो चाहे फाइनल का स्टूडेंट हो। सर प्लीज थोड़ा फास्ट पढ़ाइए, अननेसेसरी मैसेज पे ध्यान मत दीजिए प्लीज सर। हाँ जी देवगुप्ता जी, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, लेकिन हर स्टैंडर्ड के बाद ना यार मैं 1 मिनट या 30 सेकंड के लिए जरूर रुकूंगा, क्योंकि थ्रोट पे, गले पे थोड़ा प्रेशर पड़ता है, तो थोड़ा पानी पीने से सही हो जाता है। तो आप उस बीच में बस कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको कैसा लगा, समझ आया क्या बेसिकली कंटेंट, कि आपको क्या करना है। लो जी, अब हम एक काम करते हैं, डिस्कस करते हैं हमारा नया स्टैंडर्ड, जिसका नाम है एसए नंबर 501। 501 जो बात करता है, ये भी ऑडिट एविडेंस पे ही बात करता है, लेकिन ये 3 अलग अलग एरियाज पे बात करता है। 3 एरिया कौन कौन से हैं? नंबर 1 इन्वेंट्री,
सर ये इन्वेंट्री की सभी अजर्शन को कवर नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ इन्वेंट्री के एग्जिस्टेंस को कवर करता है। उसके बाद आता है लिटिगेशन एंड क्लेम, कि आप किसी भी कंपनी के ऑडिट के अंदर लिटिगेशन एंड क्लेम को कैसे वेरीफाई करोगे। और तीसरे नंबर पे आता है सेगमेंट रिपोर्टिंग। तो आप चाहें तो ऐसे 501 को 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके एक टी फॉर्म, एक टेबल बना सकते हैं, जिसमें आप एक में अपने इन्वेंट्री के पॉइंट लिख सकते हैं, या सबसे पहले इन्वेंट्री के पॉइंट, फिर सेगमेंट के और लिटिगेशन के। आप समझो स्टैंडर्ड एक है लेकिन 3 अलग अलग एरिया की बात करता है, जिसके आपस में कोई भी इंटरलिंकिंग नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं हम इन्वेंट्री का एग्जिस्टेंस, इन्वेंट्री का सिर्फ एग्जिस्टेंस। बेटा कैसे वेरीफाई करते हैं? सर हम उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करके हम इन्वेंट्री का एग्जिस्टेंस को वेरीफाई करते हैं। तो आप मुझे बताइएगा, इन्वेंट्री का जब आप फिजिकल वेरिफिकेशन करते हो तो आप क्या करते हो? सर इस केस में हम क्या करते हैं, 31 मार्च को, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 31 मार्च को हम क्लाइंट प्लेस पे विजिट करते हैं। सिंस इन्वेंट्री का वेरिफिकेशन करना, फिजिकल वेरिफिकेशन करना मैनेजमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट भी अपना फिजिकल वेरिफिकेशन प्लान करती है 31 मार्च को। तो मैनेजमेंट कहती है ऑडिटर साहब एक काम करो, आप भी 31 मार्च को आ जाओ और हमारे फिजिकल वेरिफिकेशन के अंदर आप भी क्या कर लो, पार्टिसिपेट कर लो। तो हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट के साथ जाके पार्टिसिपेट करते हैं उनके फिजिकल वेरिफिकेशन के अंदर। यहां पे जब मैं फिजिकल वेरिफिकेशन में जाता हूं तो जाने से पहले मुझे कुछ प्लानिंग एक्टिविटी करनी पड़ती है। क्या कोई मुझे कमेंट करके बता सकता है कि प्लानिंग एक्टिविटी में क्या क्या कवर होता है? सर हमें देखना पड़ेगा नेचर ऑफ इन्वेंट्री क्या है, कहां कहां पर रखी है, मैनेजमेंट में उसके कंट्रोल क्या क्या है, क्या क्या प्रोसेसेस हैं, मेरे लिए मटेरियल लोकेशंस कौन कौन सी है। मतलब हमें मटेरियल लोकेशन को कवर, हम 100% लोकेशन तो कवर नहीं कर पाएंगे, हमें मटेरियल लोकेशंस को कवर करना पड़ेगा और फिर उस लोकेशंस के हमें सैंपल्स निकालने पड़ेंगे। हम प्लानिंग एक्टिविटी जब कर लेते हैं उसके बाद हम 31 मार्च को क्लाइंट प्लेस पे विजिट करते हैं। जाके हम वापस से, यहां पे मैं पहले प्लानिंग एक्टिविटी से आगे की चीज समझा रहा हूं, जाके हम देखते हैं मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्शन, मैनेजमेंट का प्रोसीजर, मैनेजमेंट के कंट्रोल्स की कैसे वो फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहे हैं। वहां पे जाके हम इस चीज को इवैल्यूएट करते हैं। दूसरा, हम जाके वहां पे खड़े हो जाते हैं और ऑब्जर्व करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट काउंट प्रोसीजर, कि मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज किस तरह से इन्वेंट्री को काउंट कर रहे हैं। सिर्फ आपको ऑब्जर्व नहीं करना है, आपको इन्वेंट्री को इंस्पेक्ट भी करना है। सर व्हाई वी आर इंस्पेक्टिंग द इन्वेंट्री? बेटा फिजिकल वेरिफिकेशन SA 501 इन्वेंट्री एग्जिस्टेंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी को काउंट नहीं करना होता, हमें इन्वेंट्री की कंडीशन को भी देखना होता है, कंडीशन भी देखनी होती है। तो हम इन्वेंट्री को इंस्पेक्ट करते हैं, उसके अगर कोई एक्सपायरी डेट वगैरह है वो भी देखते हैं। इतना ही नहीं, ऑडिटर को बोला जाता है कुछ आप थोड़ा सा परफॉर्म काउंट खुद भी कर लेना, और आखिरी में जब पूरा काउंट हो जाए आप देख लेना कि एज पर बुक आपका इन्वेंट्री कितना है और एक्चुअल में आपको कितना मिला, और अगर कोई डिफरेंस है तो उसका रीजन आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर ओवर द एंटिटी फाइनल इन्वेंट्री रिकॉर्ड टू डिटरमाइन वेदर दे आर एडिक्वेटली रिफ्लेक्ट एक्चुअल इन्वेंट्री काउंट रिजल्ट। आपको रिकंसिलेशन करना पड़ सकता है। तो ये तो अगर मैं बोलूं तो आपके कौन से पॉइंट हो गए? सर ये मेरे पॉइंट हो गए एग्जीक्यूशन के पॉइंट। और अगर मैं प्लानिंग की बात करूं तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 बनता है कि आप प्लानिंग में क्या क्या देखोगे। तो सर प्लानिंग में हम नेचर ऑफ इन्वेंट्री देखेंगे, स्टेज ऑफ कंप्लीशन देखेंगे, रोमम को देखेंगे, इंटरनल कंट्रोल देखेंगे, मैनेजमेंट के प्रोसीजर को देखेंगे, टाइम कब हमें करना है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है हम 31 मार्च को ना कर पाए, वेदर एंटिटी मेंटेन है, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, लोकेशन हमें देखना पड़ेगा, और क्या हमें किसी एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट है क्या, वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो ये प्लानिंग के कुछ पॉइंट थे। अगर मैं आपको बताऊं, यहां पे आप एक लाइन लगा सकते हैं, यहां पे आपका स्टैंडर्ड जो है वो कंप्लीट हो गया, मतलब बेसिक बातें कंप्लीट हो गई। अगर आप किसी कंपनी का फिजिकल वेरिफिकेशन करते हो और इन्वेंट्री वहां पे रखी हुई है तो आप प्लानिंग करो, प्लानिंग करके जाके एग्जीक्यूट कर दो, काम खत्म। लेकिन अगर मैं इसके अंदर अब बड़ा थोड़े से ट्विस्ट आपके लिए एड ऑन करूं, तो आप मुझे बताइए, अगर आपकी इन्वेंट्री किसी थर्ड पार्टी के पास रखी हुई है, जैसे मैं बहुत सारे एग्जांपल देता हूं रियल लाइफ में, तो पतंजलि का एग्जांपल आपको दिया जाता है। मान लीजिए अगर आपकी इन्वेंट्री किसी थर्ड पार्टी के पास रखी हुई है, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे? सर ऐसे केस में हम जाके थर्ड पार्टी के यहाँ जाके फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकते हैं। सर मैं ना जाकर मैं अपने बिहाफ पे किसी दूसरे ऑडिटर को भेज सकता हूं। सर मैं सर्विस ऑडिटर की रिपोर्ट ले सकता हूं। सर जहां पे इन्वेंट्री रखी हुई है वहां से मैं SA 505 कंफर्मेशन ले सकता हूं। तो हम कुछ अदर ऑडिट प्रोसीजर, ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर लगा के भी इन्वेंट्री को वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये पॉइंट मैंने आपको करवाया है, इन्वेंट्री अंडर द कंट्रोल ऑफ थर्ड पार्टी। ठीक है जी, सर हमें समझ आ गया। इस केस में हम क्या कर सकते हैं? कंफर्मेशन ले सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं, सर्विस ऑडिटर की रिपोर्ट ले सकते हैं, अनदर ऑडिटर से काम करवा सकते हैं, या फिर डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। ये हो गए 2 सिचुएशन। अब तीसरी सिचुएशन मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। सर सिचुएशन तो पहली थी,
प्लानिंग एग्जीक्यूशन एरिया खत्म। सिचुएशन नंबर 1 इन्वेंट्री एट द थर्ड पार्टी। अब सिचुएशन नंबर 2, सिचुएशन नंबर 2 ये है कि आप मान लीजिए 31 मार्च को किसी क्लाइंट के यहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं, किसी भी रीजन से आपने गाड़ी को डिवाइडर में ठोक दिया या किसी दूसरी गाड़ी में ठोक दिया, आप लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है और आप 31 मार्च को इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे केस में बताइए आप क्या करोगे? सर ऐसे केस में हम क्या करेंगे, किसी दूसरी डेट पे जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन कर लेंगे और जितना भी इंटरवीनिंग पीरियड है, जितना भी वो पीरियड है, मान लो 31 मार्च की जगह मैंने 4 अप्रैल को किया, 4 दिन का मैं इंटरवीनिंग ट्रांजैक्शन का ऑडिट कर लूंगा, रिकंसिलेशन बना लूंगा और वापस 31 मार्च की इन्वेंट्री को वेरीफाई कर लूंगा। तो पहला तो ये हो गया कि अगर आप 31 मार्च को नहीं कर पा रहे हो, किसी दूसरी डेट पे कर लो और इंटरवीनिंग ट्रांजैक्शन को चेक कर लो। दूसरा केस आता है कि अगर मान लो किसी भी वजह से फिजिकल वेरिफिकेशन करना इम्प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, जिसका मैं एग्जांपल आपको बताता हूं। फ्लड आ गया है, मान लीजिए बैंगलोर में फ्लड आ गया था, आप फिजिकल वेरिफिकेशन कर ही नहीं सकते। दूसरा मैं आपको एग्जांपल देता हूं पाकिस्तान चाइना बॉर्डर का, जहां पे इन्वेंट्री रखी हुई है बट जाना सेफ नहीं है, तो आप फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करते हैं। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? सर दूसरी डेट पे कर लेंगे। अरे भैया पॉसिबल ही नहीं है, इम्प्रैक्टिकल है। ऐसे केस में क्या करोगे? सर ऐसे केस में हम क्या करेंगे, अदर ऑडिट प्रोसीजर, ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे। अदर ऑडिट प्रोसीजर और ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर क्या हो सकते हैं? सर जब वहां पे इन्वेंट्री को भेजा गया होगा तो वहां पे रिसीविंग रहा होगा, वो रिसीविंग को चेक कर सकते हैं। सर सब्सिक्वेंटली अगर इन्वेंट्री को सेल कर दिया गया है तो सेल से जो पैसा आया है उसकी रिसीविंग देख सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के पेपर देख सकते हैं। ये सारे हम ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर लगाकर इन्वेंट्री को वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा इन्वेंट्री। सभी स्टूडेंट बताइएगा कमेंट कर कर कि आपको तो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस हमें उस बारे में बताएंगे। सर हम मैनेजमेंट के साथ भी इंक्वायरी कर सकते हैं। सर हम इन हाउस लीगल काउंसिल अगर कोई है तो उसके साथ भी इंक्वायरी कर सकते हैं और मैं इसके साथ बोर्ड मिनट्स को भी रीड कर सकता हूं। इंक्वायरी अलोन इज नॉट सफिशिएंट, तो मैं बोर्ड मिनट्स को रीड करता हूं, कुछ चीजों को इंस्पेक्ट करता हूं क्योंकि बोर्ड मिनट में कहीं कुछ तो नहीं है। अगर कोई इंटरिम फाइनेंशियल आए तो उस टाइम के सिचुएशन को वो देखता हूं। साथ ही साथ सर आपको पता है एक लीगल एक्सपेंस अकाउंट भी होता है हमारा, ठीक है जी। लीगल एक्सपेंस अकाउंट को भी हम अच्छे से स्क्रूटनी करते हैं, पूरे लेजर को उठाते हैं, उसमें देखते हैं किस किस पार्टी को पैसा दिया गया है, वो पैसे का देने का रीजन क्या है, उनके एग्रीमेंट्स, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स और उनके पर्पस को समझकर मैं सिनॉप्सिस बनाता हूं। तो मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट आपको बताए। दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से डिस्कशन कर इसे तो प्लीज बताइएगा। तो हो सकता है आप एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से कंप्लीटनेस भी वेरीफाई करें और साथ ही साथ आप ये भी पूछ सकते हैं कि इन केसेस के अंदर आपके हिसाब से, आपकी जजमेंट के हिसाब से कितनी लायबिलिटी आ सकती है, सो दैट द मैनेजमेंट कैन रिकॉग्नाइज द प्रोविजन। दूसरे तरीके से आप ये भी कंफर्म कर सकते हैं कि मैनेजमेंट ने ये प्रोविजन बनाया है, प्लीज कंफर्म वेदर दिस प्रोविजन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू यू और दिस शुड बी चेंज। तो हम एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से अलग अलग बात करने के लिए कंफर्मेशन या मीटिंग भी कर सकते हैं। मीटिंग कब करेंगे? सर जब रिस्क बहुत ही ज्यादा है, मैनेजमेंट हमें डेटा नहीं दे रही है, तो ऐसे केस में हो सकता है मैं एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से मीटिंग भी करूं। तो ये सारे पॉइंट थे लिटिगेशन एंड क्लेम को वेरीफाई करने के। आई होप आपने समझ लिया हो। बताइएगा। एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के पॉइंट को मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले हम इंक्वायरी करेंगे दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से, मैनेजमेंट से, इन हाउस लीगल काउंसिल से। इंक्वायरी अलोन इज नॉट सफिशिएंट। हम इंस्पेक्शन करेंगे, बोर्ड मिनट्स को देख सकते हैं, लीगल एक्सपेंस अकाउंट को देखेंगे। इफ यू फील द रिस्क इज हाई देन वी कैन कम्युनिकेट विद द एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से कम्युनिकेट करने के पर्पस अलग अलग हो सकते हैं। नंबर 1 हम कंप्लीटनेस ऑफ लीगल केसेस के लिए बात कर सकते हैं, जो मैनेजमेंट ने प्रोविजन रिकॉग्नाइज किया है उस प्रोविजन के लिए हम बात कर सकते हैं। बाकी केसेस को डिस्कस करने के लिए हम बात कर सकते हैं। ठीक है जी, बताइएगा। लिटिगेशन मैंने दोबारा से भी रिपीट कर दिया। एक काम करते हैं, एक बार और रिपीट कर देते हैं, यहां से मैं आपको दिखा देता हूं। लिटिगेशन एंड क्लेम मैं आपको इंटर की बुक से करवाऊं क्या? फाइनल की बुक में जो है यहां पे कंटेंट कम है थोड़ा, इंटर की बुक से करवाता हूं। ठीक है, सारा सेम है, 3-4 पॉइंट एडिशनल है। अगर आप यहां से देख रहे हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। तो इंटर की बुक से करवा देते हैं, आपके लिए थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको बेटर लगेगा। कंटेंट ज्यादा करने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अरे सर कपिल सर आप पढ़ाओ यार, ज्यादा पढ़ा दो, कितना ही पढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है सर, बस पढ़ा दो आप मजे से। ये हमारी इंटर की बुक है, तो यहाँ पे हमने थोड़ा कंटेंट एक्स्ट्रा कवर किया है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा इंटर में ना ये स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लो आप देख लो, इंटर में देखो कितना सारा है लिटिगेशन में। देखो जी, लिटिगेशन एंड क्लेम मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है, तो यहां मैं दोबारा हाईलाइट नहीं कर रहा कीवर्ड्स। The auditor shall design and perform audit procedure in order to identify litigation and claim involving the entity which may give rise to risk of material misstatement. क्या क्या करोगे? इंक्वायरी करेंगे मैनेजमेंट से एंड अदर्स द विद इन द एंटिटी। अदर्स में दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, इन हाउस लीगल काउंसिल आ गया।
उसके बाद इंक्वायरी अलोन इज नॉट सफिशिएंट, रिव्यू करेंगे मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ दोस चार्ज विद गवर्नेंस एंड कोरेस्पोंडेंस बिटवीन द एंटिटी एंड एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। तीसरे नंबर पे लीगल एक्सपेंस अकाउंट को रिव्यू करेंगे, जिसको आप लेजर भी बोल सकते हो। इतना ही नहीं, इफ द ऑडिटर एसेस ए रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिगार्डिंग लिटिगेशन और क्लेम देन विल कम्युनिकेट विद द एंटिटी एक्सटर्नल लीगल काउंसिल। लीगल काउंसिल से ही बात कर सकते हैं। यहां तक पॉइंट सी थे, मैंने इसको पॉइंट नंबर डी भी बनाया है। If the auditor assess a ROMOM regarding litigation and claim that has been identified, auditor ने risk identify किया, the auditor shall in addition to the procedure required by the other assess, बाकी सारे assess जो बोलते हैं वो तो करेंगे ही करेंगे, हम क्या करेंगे, एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी करेंगे विद एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से बात भी करेंगे, मतलब कंफर्मेशन लेंगे, ठीक है। The auditor shall do it through a letter of inquiry भेज के कर लेंगे। For the purpose the letter of specific inquiry include, आप एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से क्या क्या बात कर सकते हो। नंबर 1, हम उससे लिस्ट ऑफ लिटिगेशन मांग सकते हैं, क्या क्या है। वेयर अवेलेबल, मैनेजमेंट ने जो असेसमेंट किया हुआ है आउटकम ऑफ ईच ऑफ द आइडेंटिफाई लिटिगेशन एंड क्लेम, मैनेजमेंट ने ऑलरेडी प्रोविजन बना रखा होगा, एंड इट एस्टिमेट फॉर द फाइनेंशियल इंप्लीकेशन, हम उसको कंफर्म कर सकते हैं। तीसरा, ए रिक्वेस्ट द एंटिटी एक्सटर्नल लीगल काउंसिल कंफर्म रीजनेबलनेस ऑफ द मैनेजमेंट असेसमेंट, जो मैनेजमेंट ने असेसमेंट किया उसका रीजनेबलनेस, एंड प्रोवाइड द ऑडिटर विद फर्दर इन्फॉर्मेशन इफ ए लिस्ट इज कंसिडर्ड बाय द एंटिटी लीगल काउंसिल इज टू बी इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट। और अगर एक्सटर्नल लीगल काउंसिल को लगता है कि यार मैनेजमेंट ने जो लिस्ट मेरे को दी है वो इनकम्प्लीट है, तो फर्दर केसेस की नॉलेज भी मुझे बता दे, ठीक है। इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस द ऑडिटर आल्सो मे जज इट नेसेसरी टू मीट विद द एंटिटी एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, हम एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से मीटिंग भी कर सकते हैं, बट ऐसा कब करोगे, जब ऑडिटर को लगे कि भैया कोई सिग्निफिकेंट रिस्क है, जब उसे लगे कि मैटर बहुत कॉम्प्लेक्स है, जब मैनेजमेंट के साथ डिसएग्रीमेंट है, ऐसे केस में। आगे बड़ा सिंपल है, स्टेप नंबर 3, अगर एक्सटर्नल लीगल काउंसिल मिलने से मना कर दे तो भैया हम क्या लेंगे, हम फिर हमारा एक्सपर्ट हायर कर सकते हैं और बाकी देखेंगे, अदर ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे और मैनेजमेंट से 580 का एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी ले लेंगे। क्यों, मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में लिखवा के ले लेंगे कि आपने सारे केसेस की नॉलेज हमें दे दी है, इंफॉर्मेशन हमें दे दी है। तो इसको ना मैं एक बार फुल स्क्रीन पे कर रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे जो चाहेंगे कि सर इसका हम स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं। तो ये लो बेटा, 2 स्क्रीनशॉट लेना, रुको जब मैं बोलूं तब लेना। एक स्क्रीनशॉट आप अभी लीजिए बेटा, ठीक है, हाँ जी सर ठीक है, और फिर एक स्क्रीनशॉट आप अब ले लीजिए, ठीक है, हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद आता है हमारा लिटिगेशन और क्लेम। अब हम चलते हैं वापस से फाइनल में, ये लिटिगेशन क्लेम था। उसके बाद आता है सेगमेंट इंफॉर्मेशन। सेगमेंट इंफॉर्मेशन का स्टैंडर्ड बताइए कौन सा था सर, AS 17 था, इंडेस याद रखने की जरूरत नहीं है, जो कि बात करता है सिर्फ और सिर्फ कौन सी एजर्शन पे, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। बेसिकली हमें, आप लोगों को पता ही है कि मैनेजमेंट को अपने सेगमेंट्स को डिस्क्लोज करने होते हैं, जो भी 10% से ज्यादा होते हैं रेवेन्यू में, एक्सपेंस में या टोटल एसेट का। इंडेस 108, क्या बात है, सागरिका ने बताया इंडेस 108 है, AS 17 है, तो उसके हिसाब से आपको सेगमेंट डिस्क्लोज करना है। तो इसमें कुछ नहीं है, बस ऑडिटर को ये देखना होता है कि मैनेजमेंट ने जो मेथड यूज किया है वो सही है क्या, और जो भी इंटर सेगमेंट चीजें हैं उनको उन्होंने हटा दिया है। तो ये 3 पॉइंट है। सेल्स ट्रांसफर एंड चार्जेस जो है वो एलिमिनेट हो गया है इंटर सेगमेंट का। कंपैरिजन कर लो बजट और अदर एक्सपेक्टेड से, एलोकेशन ऑफ एसेट के हिसाब से कर सकते हो, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए प्रायर पीरियड से। तो मैं यहां बोल सकता हूं आपको, इसका और कंटेंट ना आप इंडेस 108 या AS 17 से भी ले सकते हो। ऑडिट में ज्यादा कंटेंट नहीं है, ऑडिट में सिर्फ एक ही है कि ऑडिटर को प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर देखना होता है, और प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर मैनेजमेंट कैसे करेगी, मल्टीपल मेथड्स को यूज करते हुए। तो ऑडिटर को उन मेथड की क्या लेनी है, अंडरस्टैंडिंग लेनी है, और ये 4 बातें देखनी है। इसके साथ आपका खत्म हो जाता है essay नंबर 501। प्लीज अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा भाइयों प्लीज। मैं एक काम करूंगा आप लोगों के लिए, एक मेरी साइड से एक और गिफ्ट ले लो, एक और गिफ्ट देता हूं मैं आप लोगों को। जितने भी स्टैंडर्ड है ऐसे 200 से लेके आखिरी तक, मैं आप लोगों को एक पूरी लिस्ट बना के दूंगा, ठीक है, एक्सेल शीट में दे दूंगा बना के, जहां पे उस स्टैंडर्ड का जो मेन हार्ट है, जो मेन एरिया है, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा भैया ये कंसेप्ट जो है ये सबसे मेन है, ताकि आप, हालांकि मैं मार्क तो साथ साथ करवा ही रहा हूं, ताकि आप सिर्फ और सिर्फ याद करने वाला दिमाग जो है उन्हीं कंसेप्ट पे लगाएं, बाकी सिर्फ रीड कर लेना। तो ये मैं आपके लिए कर दूंगा। कब करोगे सर, जैसे ही हमारी स्टैंडर्ड की क्लासेस खत्म होएगी ना तब करूंगा, ठीक है। साथ साथ तो मैं बता ही रहा हूं आपको,
लेकिन उसके बाद मैं अलग से आपको एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस भी दे दूंगा कि भैया ये क्वेश्चन हर स्टैंडर्ड वाइज, ऐसे 200 के ये 3 पैराग्राफ, ऐसे 210 के ये 3 चीजें, आपको उन चीजों को याद करना है ताकि आप कम से कम समय में स्टैंडर्ड्स को बहुत अच्छे से कर सको। ठीक है, तो ये मैं आपको दे दूंगा। लास्ट क्लास में एक बार रिमाइंड भी करवा देना जो हमारा लास्ट स्टैंडर्ड का लेक्चर होगा। ठीक है, लो जी, उसके बाद आता है एक बहुत आसान स्टैंडर्ड। ये भी मैं जो बोलूंगा इंटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनल के लिए इतना रिलेवेंट नहीं है। और अगर आप देखेंगे तो अगर आप मेरा वो भी देखेंगे ना, कंपैरिजन भी अगर देखेंगे आप, तो ये सारे स्टैंडर्ड ना 501 मैंने जो है वो बी कैटेगरी में डाला होगा, आई एम वेरी श्योर। ठीक है, 501 जो है बी कैटेगरी में, उसके बाद 500, 505, 520, 530, ये सारे स्टैंडर्ड जो है ये आपके सी कैटेगरी के स्टैंडर्ड हैं। इनको आप ऊपर ऊपर से देखकर भी जाएंगे तो भी चलेगा, बहुत अंदर मत घुसना। सर 540 क्यों नहीं है बेटा, वो ए कैटेगरी का स्टैंडर्ड है। ठीक है सर, 501 आपने बी में क्यों रखा बेटा, रियल लाइफ के लिए बहुत प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड है, चाहे आपका इन्वेंट्री हो, चाहे लिटिगेशन क्लेम हो, तो ये सीए फाइनल लेवल पे ए बी कैटेगरी के अंदर ही आएगा। हालांकि आप इसे ए में भी रख सकते हो, मैं ए में क्यों नहीं रखता, क्योंकि टेक्निकल नहीं है। लो जी, अब अगला स्टैंडर्ड हम डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे नंबर 505। 505 क्या कहता है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। एक ऑडिटर अपने ऑडिट के दौरान डेटर से, क्रेडिटर से, बैंकर से, एक अभी हमने डिस्कस किया, अगर किसी के पास इन्वेंट्री रखी हुई है उनसे इनवॉइसिंग कंफर्म करवा सकता है, बैलेंसेस कंफर्म करवा सकता है, ट्रांजैक्शन कंफर्म करवा सकता है, एग्रीमेंट को कंफर्म करवा सकता है। तो आप अपने ऑडिट के दौरान अलग अलग एरियाज में कंफर्मेशन को यूज कर सकते हो टू कंफर्म द बैलेंसेस, ट्रांजैक्शंस, एग्रीमेंट, साइड एग्रीमेंट, आप जो कंफर्म करवाना चाहे वो आप करवा सकते हैं एक कंफर्मिंग पार्टी से। तो बेसिकली कंफर्मेशन हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑडिट प्रोसीजर होता है। कंफर्मेशन को हम अलग अलग एरिया में लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। अभी आप दीपाली भी कमेंट कर रही है, जैसे कि इन्वेंट्री एट थर्ड पार्टी, उसके लिए भी कंफर्मेशन हम ले सकते हैं। तो जब भी एक ऑडिटर कंफर्मेशन भेजेगा तो आप मुझे बताओ, जैसे इन्वेंट्री में आपने प्लानिंग की थी, ऐसी कंफर्मेशन भेजने से पहले आप बताओ क्या प्लान करोगे, सोचकर बताओ। बताओ जी। सर हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जिस एरिया में हम कंफर्मेशन भेज रहे हैं उस एरिया का रिस्क कितना है। हम कंफर्मेशन का प्रेजेंटेशन और लेआउट डिसाइड करेंगे। कंफर्मेशन का लेआउट कैसे होता है बेटा, हम कंफर्मेशन जनरली ऑडिटर अपने लेटर हेड पे भेजता है। ठीक है, उस लेटर हेड पे वो अपने बारे में, अपनी फर्म के पूरा लेटर हेड पे रहेगा, उसका एड्रेस वगैरह सब दिया होगा, क्या कंफर्म कर रहा है, कंफर्मिंग पार्टी रहेगी, और उस पर क्लाइंट से साइन करवाएगा, क्लाइंट से ऑथराइज करवाएगा। तो आपको रोमम देखना होगा, लेआउट एंड प्रेजेंटेशन देखना पड़ेगा, आपको उस एरिया के रिलेटेड या उस इंडस्ट्री के रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है। अगर आपका एक्सपीरियंस ये कहता है कि कंफर्मेशन का रिप्लाई आ जाएगा तो हम ठीक है, फिर तो कंफर्मेशन भेज देंगे। अगर हमें लगता है कि भैया कंफर्मेशन का रिप्लाई नहीं आता है तो हम ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर या अदर ऑडिट प्रोसीजर साथ ही साथ लगाएंगे। ठीक है, किस अजर्शन के लिए हम कंफर्मेशन को भेज रहे हैं, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन हमारा क्या रहेगा, पेपर फॉर्म में रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहेगा, मैनेजमेंट से हमें ऑथराइजेशन लेना होगा, और आपको देखना पड़ेगा क्या सामने वाली पार्टी उस चीज को कंफर्म कर भी पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो डिजाइनिंग कंफर्मेशन रिक्वेस्ट जो है मैं आपके लिए प्लानिंग के अंदर डाल रहा हूं, प्लानिंग पॉइंट के अंदर आपको इन वाले एरिया को कवर करना है। ठीक है, अरे कपिल सर आपने ये सब क्यों नहीं बताया कि कंफर्मेशन क्या होती है, दो तरह की कंफर्मेशन होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव। आपको लगता है कि इस रिवीजन वीडियो में हमें ये सब भी कवर करना चाहिए, बता देता हूं। दो तरह की कंफर्मेशन रिक्वेस्ट होती है, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट के अंदर ऑडिटर जब कंफर्मेशन भेजता है तो सामने वाली पार्टी आपको रिप्लाई करेगी ही करेगी, चाहे वो आपके साथ एग्री करे या डिसएग्री करे। नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट के अंदर ऑडिटर कंफर्मेशन भेजता है, लेकिन साथ ही साथ एक बात भी बोलता है कि आप सिर्फ तभी रिप्लाई कीजिएगा जब आप मेरे साथ डिसएग्री करते हो। कितनी ही गलत बात है ये, मतलब आप ये मान के चल रहे हो कि सामने वाला अगर एग्री कर रहा है तो वो रिप्लाई नहीं करेगा, वो रिप्लाई नहीं आया तो आप अजम्पशन ले लोगे कि सब कुछ बिल्कुल सही है। तो ये फालतू की बातें हैं बेटा। ये बता रहा है कि जो नेगेटिव कंफर्मेशन का रिक्वेस्ट होता है ना वो सही नहीं होता, तो उसके बेस पे आप रिलाय नहीं कर सकते, वो लेस परसुएसिव ऑडिट एविडेंस होता है और लेस परसुएसिव ऑडिट एविडेंस को हम कभी भी कंसिडर नहीं करते। उसके बाद बोलता है क्वेश्चन नंबर 2, एरिया वेयर एक्सटर्नल कंफर्मेशन शैल प्रोवाइड द रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। बैंक बैलेंस के लिए, डेटर के लिए, क्रेडिटर के लिए, प्रॉपर्टी के टाइटल डीड के लिए, इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास, इन्वेस्टमेंट के लिए, अमाउंट ड्यू टू लेंडर्स, इन अलग अलग एरियाज में आप कंफर्मेशन ले सकते हो। तो ये सारे क्या हैं, दीज आर ओनली एग्जाम्पल्स। ठीक है, फिर आता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन का प्रोसीजर क्या रहेगा, कैसे आप भेजोगे। तो सबसे पहले तो ऊपर से ही निकाल लो, हमें देखना पड़ेगा क्या इंफॉर्मेशन हम कंफर्म करना चाहते हैं।
अब 100% लोगों से तो कंफर्मेशन नहीं लेंगे, जैसे आपने यहां पे बोला कि भैया हम इन्वेंट्री का और बैंक बैलेंस का, डेटर का, क्रेडिटर का कंफर्मेशन लेंगे, तो क्या सभी डेटर क्रेडिटर बैंक को भेज दो? नहीं भैया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इंफॉर्मेशन देखनी पड़ेगी, फिर हम सेलेक्ट करेंगे एप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी, जो भी मटेरियल बैलेंसेज हैं उनको सेलेक्ट करके उनको हम कंफर्मेशन भेजेंगे, डिजाइन करेंगे कंफर्मेशन रिक्वेस्ट और उनको भेज देंगे। और सिर्फ भेजना काफी नहीं होता, फॉलोअप भी करना होता है और रिमाइंडर्स भी भेजना होता है, और ये देखना होता है डिफरेंस है तो उस डिफरेंस को भी इवेल्युएट करना होता है। बस एक ही क्वेश्चन मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है सीए फाइनल वालों के लिए, और वो है ये रिलायबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स। जब आपके पास रिप्लाई आ गया, वो रिप्लाई रिलायबल है या नहीं वो आपको कैसे पता चलेगा? तो इसका मतलब हमें देखना पड़ेगा सामने वाली पार्टी की ऑब्जेक्टिविटी, कहीं सामने वाली पार्टी क्लाइंट के साथ रिलेटेड तो नहीं है। अगर रिलेटेड है तो हो सकता है उसका रिप्लाई मुझे रिलायबल ना लगे। दूसरा, सामने वाली पार्टी को नॉलेज भी है मैटर की, मैं उसे बोल रहा हूं ट्रांजेक्शन कंफर्म करो, मैंने 10 ट्रांजेक्शन लिख के भेज दी, वो मुझे 31 मार्च का बैलेंस बता रहा है, मैंने उसे कहा कि 31 मार्च का बैलेंस कंफर्म करो, वो मुझे करंट डेट का बैलेंस बता रहा है, जो भी करंट डेट चल रही है अप्रैल या मई की। तो नॉलेज। और तीसरा, विलिंगनेस ऑफ थर्ड पार्टी टू रिस्पॉन्ड, क्या सामने वाली पार्टी विलिंग भी है रिस्पॉन्ड करने की? कभी कभी सामने वाली पार्टी आपको रिस्पॉन्स नहीं देगी ये सोचकर कि अगर मैं इसको इस पे रिटर्न में रिप्लाई करती हूँ तो मेरी लायबिलिटी बन जाती है पैसा देने की, या फिर सामने वाली पार्टी सोचती है कि यार रिप्लाई करना एक कॉस्टली अफेयर है, क्योंकि लेटर को वापस भिजवाना इसके अंदर हमारे पोस्ट ऑफिस के और बाकी कोरियर चार्जेस लगेंगे। तो ये सारी चीजें भी जो है वो रिलायबिलिटी को इंपैक्ट करती है। ये एक क्वेश्चन के 3 पॉइंट आप लोग याद कर लेना, ठीक है जी। अगर आपको डाउट है रिलायबिलिटी पे तो हम क्या करेंगे, फर्दर ऑडिट एविडेंस लेंगे, और अगर हमें अनरिलायबल लग रही है तो एनटीई ऑफ अदर ऑडिट प्रोसीजर चेंज करेंगे। और एक और क्वेश्चन है जो सीए फाइनल के लिए मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2, अगर मैनेजमेंट आपको मना कर दे कि आपको कंफर्मेशन नहीं भेजनी, रिस्ट्रिक्शन लगा दे, तो ऐसे केस में क्या करेंगे? सर ऐसे केस में मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेंगे कि रीजन क्या है भैया, क्यों मना कर रहे हो, फिर हम उसका इंप्लीकेशन देखेंगे, हमारे ऑडिट पे क्या इंप्लीकेशन है, साथ ही साथ फ्रॉड से भी लिंक कर लेना, कहीं ऐसा तो नहीं है फ्रॉड रिस्क फैक्टर हो, मैनेजमेंट मना कर रही है, मैनेजमेंट ने बैलेंसेस को ओवरस्टेट करके दिखा रखे हो। इतना ही नहीं, फिर हम अल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे और कंक्लूड करेंगे कि जो मैनेजमेंट बोल रही है वो सही है या नहीं है, और उसके साथ ही साथ हम कम्युनिकेट करेंगे दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से एसेट 260। और फाइनली अगर मैं कंक्लूड करता हूं कि फ्रॉड रिस्क फैक्टर है, तो हमारी ऑडिट रिपोर्ट को भी क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं एज पर एसए 705। तो कितने पॉइंट हो गए? 5 पॉइंट हो गए। पहला इंक्वायरी, दूसरा इवेल्युएशन, तीसरा रिस्क ऑफ फ्रॉड कवरी करना है, ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर लगाना है, कम्युनिकेट करना है दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से, ऑडिट रिपोर्ट में इंप्लीकेशन देखना है। सारे कीवर्ड मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दिए। अगर नॉन रिस्पॉन्स आए तो क्या करोगे? सर ऑल्टरनेट ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे, ठीक है जी। एक्सेप्शन का मतलब होता है डिफरेंस, तो डिफरेंस भी आपको क्या करना है, स्टडी करना ही करना है। ये जो कीवर्ड मैं हाईलाइट कर रहा हूं ये सब हाईलाइट कर लेना, आपके पेपर में चाहे आप कैसे भी लिखो ये कीवर्ड के साथ आपको ड्राफ्ट करना होगा अपना आंसर। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए हैं, कौन कौन से? एक रिलायबिलिटी, ठीक है, एक रिलायबिलिटी, और दूसरा आपको मैनेजमेंट क्या कर रही है, रिफ्यूज कर रही है, तो आप क्या करोगे। टोटल क्वेश्चन कितने बनते हैं? तकरीबन 4। एक ये जनरल एरिया, डिजाइनिंग कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, प्रोसीजर तो वहीं से निकल जाएगा। ये था आपका एसए नंबर 505। एसए 510 और एसए 710 मैं आपको एक साथ करवाऊंगा, ठीक है। 510 एसए 710 एक साथ करेंगे, दोनों लिंकिंग में हैं। 710 पता है आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, बी कैटेगरी में होगा ना शायद। 710 को मैंने कहाँ रखा है देखें, 710 कहाँ है भाई? 710 लिखा ही नहीं, 710 लिखे भैया, 710 बी। अच्छा ये लिख रखा है ना सर आपने, 510 के साथ लिख रखा है, ये रहा देखो, बी कैटेगरी में है ना। मैं आपको मजे की एक बात बताऊं, सीए फाइनल के अगर आप पास्ट मेरी वीडियोस देखेंगे, मेरी पास्ट वीडियो जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, और उस अटेम्प्ट का पेपर देखेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि अगर टोटल 40 नंबर का काम आया है एसए पेपर में, तो 30 to 35 मार्क्स का काम ए कैटेगरी से ही आ गया, या ज्यादा से ज्यादा बी से आ गया। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, आपको समझ आना चाहिए कि ए कैटेगरी के स्टैंडर्ड का तो जो भी मैं इंपॉर्टेंट मार्क करवाऊं वो आपको अच्छे से याद करना है, बी को भी अच्छे से करना है, सी को आप ऊपर ऊपर से जो बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं वो करके जा सकते हैं। लो जी, 520 को इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड नहीं है क्या अब हमारा? 610 करें या पहले? अब एक काम करते हैं, लेट्स टेक इट 2 to 3 मिनट ब्रेक, 2 से 3 मिनट का ब्रेक लेते हैं। और ये 520 530 ना बड़े आसान स्टैंडर्ड है, इंटर लेवल के स्टैंडर्ड है, तो हम फाइनल लेवल का एक स्टैंडर्ड कर लेते हैं, एसए 610,
उसके बाद 510 एंड देन 710 अगर हम कर पाए तो। 520 और 530 तो बड़े बच्चे वाले स्टैंडर्ड है, ये तो 10-10 मिनट में निकल जाएंगे। तो हम एक लेते हैं 5 मिनट का ब्रेक एंड देन विल कंटिन्यू द क्लास। हेलो दोस्तों, मैं वापस आ गया हूं। अच्छा, एक आप मेरे को एक सजेशन दीजिएगा। अगर हम ऐसा करें कि हम डेली सुबह 8 बजे लाइव आए आप लोगों के लिए और सिर्फ 1-1.25 घंटे पढ़ाई करें, एक घंटे से 1 घंटे 15 मिनट, मतलब 3 से 4 स्टैंडर्ड हम एक दिन में कवर करते हैं सिर्फ 1 घंटे में, ताकि सारे ऑफिस वाले बच्चे भी ज्वाइन कर लें 8 से 9 बजे के आसपास या 7:30 से 8:30 बजे के आसपास। तो ये आइडिया कैसा रहेगा मुझे बताइएगा कि डेली 3-4 स्टैंडर्ड मैंने आपको करवाए, फिर 1-1.5 घंटा लगा के आप उन्हें रिवाइज कीजिएगा, उनका क्वेश्चन बैंक कीजिएगा और अगले दिन वापस से हम डेली करेंगे। तो इसमें क्या होगा, हमारी 4 लेक्चर एक्स्ट्रा लगेंगे स्टैंडर्ड के, जहां पे 4 स्टैंडर्ड में पूरा खत्म करवा रहा था वहां पे 8 क्लासेस लग जाएंगी। तो आप मुझे बताइएगा इसमें आप लोगों को क्या लगता है, क्योंकि मुझे अभी पता है क्या फीलिंग आ रही है। मैंने तो आपको जल्दी जल्दी देखो कितने स्टैंडर्ड करवा दिए, 620 भी करवा दिया, 500 भी करवा दिया, 501 भी करवा दिया, 5 भी करवा दिया, और अभी मैं और भी करवा दूंगा एक आध। लेकिन मेरे करवाने का कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप उसे एक बार खुद से नहीं करेंगे। तो इसमें आप बच्चों का क्या मानना है? और पता है मेरे को ऐसा लगता है यूट्यूब पे ना, मतलब मेरी ऐसी पर्सनल फीलिंग है, मे बी आई एम रॉन्ग, आप स्टूडेंट ज्यादा बता पाएंगे। यदि यूट्यूब पे 2-2 ढाई-ढाई घंटे की वीडियो दिखती है ना, तो उन्हें कोई नहीं देखता। बच्चे को लगता है 2.5 घंटे की वीडियो है, कौन देखेंगे। लेकिन अगर वही वीडियो 1 घंटे की अगर है तो उसे कोई भी ओपन कर लेता है। जल्दी बताइएगा, तो आपका क्या मानना है? यस, ज्यादा टाइम लगता है ना आप लोगों को, तो एक काम करते हैं, आज का सेशन यहीं रोकते हैं, मिलते हैं कल दोबारा से लाइव, और कल हम अगले 3 से 4 स्टैंडर्ड करेंगे। और एक और बात बता रहा हूं मैं, कल आप लोगों की छुट्टी रहेगी, कल शिवरात्रि है,
आप लोग आराम से पढ़ाई कीजिएगा, मैं इंजॉय करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आराम से पढ़ाई कीजिएगा। परसों जो आपका लेक्चर होगा वो रात में होगा, शाम में होगा, क्योंकि मैं अपने होम टाउन जा रहा हूं। तो अगर मैं कल रात तक वापस आ गया तो फिर मैं परसों सुबह लूंगा। लेकिन अगर मान लो मैं परसों मॉर्निंग में वापस आता हूं तो उस केस में मैं आपको परसों इवनिंग में लेक्चर लूंगा। लेक्चर आपका 100% होगा, लेक्चर बीच में स्किप नहीं होगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं, ठीक है। तो लेक्चर आपका 100% कवर होगा, लेकिन कल की छुट्टी रहेगी, परसों हम लोग मिलेंगे। तो आप एक काम करना, जितने भी स्टैंडर्ड मैंने करवाए हैं, देखो अब एक दिन का ब्रेक मिल गया, आप इसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिएगा। आप कल के दिन के अंदर जितने भी स्टैंडर्ड हमने किए हैं सब लोग अच्छे से रिवाइज कर लो, ताकि अगले 7-8 दिन में जैसे ही हमारे स्टैंडर्ड खत्म होंगे ना, जो टेस्ट सीरीज का पहला पेपर है हमारा वो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का ही है, आप सभी लोग वो टेस्ट पेपर भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आज की क्लास फिर यहीं पे समाप्त करते हैं, कल से टाइम चेंज करते हैं, मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा सुबह 7:30। जरा कमेंट करके बताओ 7:30 सही रहेगा सब लाइव बच्चों के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूं जितने भी स्टूडेंट डेली लाइव है ना वो तो लाइव आए, एटलीस्ट नए आए या ना आए मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो हमारा डेली स्टूडेंट जो आ रहा है वो हमारा डेली आए। तो 7:30 इज फाइन। बताओ जी, मैं पोल करूं? पोल पे 50-50 मत कर देना, 100% का पोल दे दो यार कभी तो। ये पोल ना मेरे लिए सबसे गंदी चीज है, कभी भी मेरा सही नहीं रहता। देखना 7:30 में मैं अगर यहां लिखूंगा 7:30, ये मजे दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को आज, और यहां मैं लिखता हूं 9 AM, तो देखते हैं पोल पे क्या आता है। पोल करना, जरा टाइम सेलेक्ट करना कि क्लास 7:30 बजे ले या 9 बजे ले। अरे 7:30 का 8 हो सकता है, 7:30 का 8 हो सकता है, 1-1.25 घंटे की क्लास। मैं चाहता हूं सारे ऑफिस वाले बच्चे भी ना ज्वाइन करें सेशन। चलो इस बार तो 70% स्टूडेंट ने 7:30 को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो हम 7:30 पे मिलेंगे, लेकिन परसों की क्लास, एक्सेप्शनली परसों की क्लास रात में हो सकती है 6-7-8 बजे के आसपास, तो उसको आप ध्यान रखना। सर हम तो 4 बजे भी उठ के कर लेंगे, क्योंकि ये ऑडिट है, इससे इंटर में बहुत बुरा फंसे थे। चलो जी, बाय बाय, टेक केयर, कीप एंजॉयिंग ऑडिट विद कपिल। जय हिंद दोस्तों, अपने दोस्तों को जरूर इन्फॉर्म कर देना इन सेशन के बारे में अगर आप लोग एंजॉय कर रहे हैं तो। बाय बाय, 8 बजे कर लेंगे सौरभ, डोंट वरी, बाय बाय।